नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खास बुलेटिन में, हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, उससे पहले रुख करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। रायपुर में विभागीय भर्तियों को लेकर ओपी चौधरी का बयान। कांग्रेस ने युवाओं के साथ किया धोखा, युवाओं के लिए काम करेगी साई सरकार। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। गरीबी हटाओ के नारे को लेकर बोला हमला, कहा 50 साल बाद भी कांग्रेस नहीं हटा पाई गरीबी। रायपुर में चुनाव नतीजों को लेकर मंत्री केदार कश्यप का बयान। केदार कश्यप ने 400 पार का किया दावा, कहा पूरा होता नजर आ रहा 400 पार का नारा। रायपुर में कलेक्टर ने किया लाल बहादुर शास्त्री लाइब्रेरी का निरीक्षण। लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा, विद्यार्थियों से चर्चा कर किया उनका उत्साहवर्धन। और रायपुर में कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने शास्त्री बाजार परिसर का किया निरीक्षण। निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा, कार्य समयावधि में पूरा करने के दिए निर्देश। तो इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का आज की तमाम अहम खबरों के साथ। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी की सराहना की और सरकारी भर्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बाद विभागीय भर्तियों को लेकर बीजेपी कार्य करेगी। 5 साल जो सरकार रही उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा भर्ती भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर विभाग में भर्तियां होंगी और पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ होगी। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार युवाओं के लिए काम करेगी। इन 5 सालों में जो विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है वो पिछले 5 सालों के कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती करेगी और जितनी भी भर्ती करेगी वो पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जिस तरह से भर्तियों में माफिया राज और घोटाला स्थापित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उससे मुक्ति मिलकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। पूरे 5 सालों का परफॉर्मेंस कांग्रेस के 5 सालों से कई गुना ज्यादा अच्छा होगा। रायपुर में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विभिन्न बयानों को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ को नारे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की दादी 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दे दिया करती थी और 50 साल से अधिक समय तक भी गरीबी नहीं हटी, तो गरीबी की जिम्मेदारी इन्हें लेनी चाहिए। जब राहुल गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आता तो उल जुलूल आरोप लगाते रहते हैं। उनकी दादी ने तो 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज गरीबों के लिए काम करने की बात वो 29-24 करीब 53 साल बाद कर रहे हैं। तो 1971 में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इन 50 सालों से अधिक समय तक गरीबी नहीं हटी, उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी को लेनी चाहिए। नक्सलियों के द्वारा सरकार को पत्र लिखे जाने पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विष्णुदेव की सरकार लगातार काम कर रही है। बस्तर का विकास करने के लिए काम चल रहा है और नक्सली माओवादी खत्म करने के लिए सरकार काम कर रही है। बस्तर का विकास और हो, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ विष्णुदेव साय जी की सरकार बहुत एग्रेसिव होकर लोगों के बेहतरी के लिए, बस्तर में अमन चैन को स्थापित करने के लिए, बस्तर में विकास का नया अध्याय लिखने के लिए काम कर रही है। और नक्सली या माओवादी अपने तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो चलता रहेगा वो बोलते रहेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव साय जी एक संवेदनशील व्यक्तित्व है। उनकी सरकार संवेदनशीलता के साथ चल रही है और जो कुछ किया जा रहा है बस्तर के विकास के लिए, आदिवासी भाइयों के विकास, सुरक्षा और शांति के लिए किया जा रहा है।
लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार विभिन्न तरीके के कदम उठाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलवाद मुठभेड़ को लेकर जांच समिति बनाई, जिसे लेकर के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दीपक बैज जब कांग्रेस के समय में जो मुठभेड़ होती थी तब तो उसे लेकर के कभी बात नहीं करती थी। बीजेपी सरकार ने असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया है। निष्पक्ष रूप से जांच का काम हम कर रहे हैं। विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए बस्तर करवट ले चुका है। दीपक बैज जी जब उनके समय में जो मुठभेड़ होते थे उन समय पर जो भी बातें हुई उस पर उन्होंने कभी कोई बात नहीं रखी। आज मैं इतना कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरे बस्तर के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए संवेदनशील सरकार है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पहली बार असली आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया है और जांच एजेंसियां सभी जगह निष्पक्ष तरीके से जांच का काम कर रही हैं और जो कुछ होगा वो सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होकर के सामने आएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं, विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए बस्तर करवट ले रहा है और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर एक नई ख्याति को आने वाले वर्षों और दशकों में। तो वहीं आईआईएम में अब मंत्रियों को गवर्नेंस ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसे लेकर के मंत्री चौधरी ने कहा कि आईआईएम को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग के लिए एजेंसी बनाया गया है। इससे देश भर के विद्वान चर्चा करने के लिए आएंगे। सभी मंत्रियों को बेहतर एक्सपोजर मिलेगा और आने वाले समय में बेहतर करने के लिए हम सब अच्छे से तैयार होंगे। मंत्रियों को गवर्नेंस ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश भर से और देश भर से विद्वान लोग पहुंचेंगे। इसके अंतर्गत बेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए उसे लेकर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और नीति आयोग के बड़े नाम भी इस प्रशिक्षण को देने के लिए सहायता प्रदान करते नजर आएंगे। जी, निवेश बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए। पूंजी की उपलब्धता और निवेश आने से ही हम तीव्र विकास दर, रैपिड ग्रोथ रेट को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अलग अलग मेजर्स और उनके इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्फिडेंस स्थापित करना, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये सब काम विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार कर रही है और बेहतर निवेश के माध्यम से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करते हुए हमने लक्ष्य रखा है कि आने वाले 5 सालों में जीडीपी को डबल 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे और 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अमृत काल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट हम बनाने जा रहे हैं। इसका काम प्रारंभ हो चुका है और हमारा लक्ष्य है कि 1 नवंबर सन 2024 को इसी साल यह विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को विष्णुदेव साय जी की सरकार समर्पित करे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में मंत्री केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार 400 पार का नारा पूरा होता नजर आएगा। कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का प्रयास करेंगे, ईवीएम क्रैश होने का आरोप लगाएंगे और साथ ही सिस्टम को भी गाली देने का काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की ये पहली हार नहीं है, उन्हें आदत हो चुकी है और ये आदत बरकरार रहनी चाहिए। देखिए, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे, ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। ये तो तयशुदा है और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है। उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर।
बीजापुर के पीडिया में नक्सली मुठभेड़ में जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया था, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जांच समिति गठित की थी। इस समिति को लेकर मंत्री कश्यप ने कहा कि सरकार का काम है, सरकार जरूर करेगी। उन्होंने कहा कि दीपक बैज को आमंत्रण देता हूं कि नारायणपुर चलें और वहां पीड़ितों के परिवार से मिले। उन्होंने आगे कहा कि दीपक बैज झीरम की घटना पर कभी खुलकर नहीं बोले, वो केवल नक्सल की घटना पर बोलते हैं। पीसीसी के अध्यक्ष जब छत्तीसगढ़ में लगातार एक से बढ़कर के एक केस होते हैं जिसमें हमारे जवान मारे जाते हैं, जनप्रतिनिधि मारे जाते हैं, झीरम की घटना जो कि कांग्रेस के नेताओं के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, कभी खुल के कभी नहीं कहा। नक्सल के घटना को लेकर के यदि पीसीसी के अध्यक्ष एक शब्द बोल के बताएं या फिर मेरे साथ चलने को तैयार हूं, जिन परिवारों के साथ में इस तरीके से घटना घटित हुई है उनके संदर्भ में ये कुछ नहीं बोलते, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाते, बल्कि ये तो पूरी तरीके से सेना को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहां के जवानों का हौसला को खत्म करने की साजिश रखते हैं। ये इनकी बात। रायपुर में नक्सलियों ने धर्मांतरण को लेकर बैनर पोस्टर लगाए, जिसे लेकर के मंत्री कश्यप ने कहा कि अवैध धर्मांतरण बीजेपी का मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें सभी दलों को एक साथ आना चाहिए। अवैध धर्मांतरण कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा सामाजिक मामला है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर के सामाजिक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम समाज को जगाने का काम करेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सारे दल को आना चाहिए। यदि उनके लोग नेता हैं तो उनको भी इस बात को लेकर आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये मेरा एजेंडा हो सकता है क्योंकि मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूं और मैं ऐसे बातों का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का धर्मांतरण हो, अवैध धर्मांतरण। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने ओडिशा के चुनावी प्रचार प्रसार के बाद बीजेपी का जीत का दावा किया है। हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने विधायक पुरंदर मिश्रा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ओडिशा में लोकसभा सीटों को लेकर कहा कि 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने संबित पात्रा के चुनावी समीकरण को लेकर के भी चर्चा की। क्या कुछ उस दौरान उन्होंने कहा और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको भी सुनाते हैं। रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा जी जो है जुड़े हुए हैं, विधायक हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। उड़ीसा में उन्हें चुनावी सह प्रभारी भी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया है। आज जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी रायपुर एयरपोर्ट पे हम खड़े हैं। क्या लग रहा है जब आप वहां गए हैं, चुनावी सह प्रभारी आपको बनाया गया है, काफी बड़ा दायित्व था, उड़ीसा में जनता का क्या रुख लग रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने केदार कश्यप जी को और मुझको, प्रवासी लोगों को, छत्तीसगढ़ से जो लोग जाएंगे उनको कहां पर ड्यूटी लगाना है, कहां पर व्यवस्था, उसके लिए नियुक्त किया गया था। साथ में हमने प्रचार प्रसार किया। इस समय वहां पर परिवर्तन का लहर है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 15 लोकसभा की 15 से ऊपर की सीट हम प्लस करेंगे। लोग वहां दुखी हैं। 25 साल से वहां पर लोगों का काम नहीं हो रहा है। लोग इस समय आतुर हैं कि कैसे परिवर्तन हो और परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि 10 तारीख को उड़ीसा की जनता को मैं निमंत्रण देता हूं, शपथ के कार्यक्रम में आऊंगा। ये एक संदेश है। निश्चित ही समय उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा में देखा जाता है कि कह रहे हैं कि लोगों को जो है, उड़ीसा के लोगों को नवीन पटनायक जी भाते हैं, और वहीं अगर विधानसभा की बात करते तो नवीन पटनायक जी भाते हैं और लोकसभा की बात करते तो मोदी जी को ज्यादा पसंद करें। आपने क्या जब वहां गए तो क्या रुख देखा है? देखिए, ये कहावत काफी सत्य है, परंतु इस वर्ष ऐसा नहीं है। नवीन पटनायक जी बहुत अस्वस्थ हैं। उनके एक ऑफिसर थे, वो रिटायर हो गए हैं, नौकरी छोड़ दी है और तमिलनाडु की सरकार उड़ीसा में चलाना चाहते हैं। ये उड़ीसा वासियों को पसंद नहीं है
मातृभूमि का बिकाऊ नहीं करना चाहते, गुलामी नहीं स्वीकार करना चाहते, इसलिए इस समय परिवर्तन है और परिवर्तन होकर रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। 500 वर्ष के बाद देखा जा रहा है कि राम मंदिर जो है उसका निर्माण हो चुका है। क्या लग रहा है उड़ीसा में उसका कितना असर देखने को मिलने वाला है? पूरे भारतवर्ष में उसका असर है। 500 के साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जो राम को लाए हैं वो उड़ीसा वासी उनको लाएंगे। संबित पात्रा जी भी काफी ज्यादा जोर लगाते नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ लग रहा है इस बार जो है कुछ हो सकता है? देखिए, उड़ीसा में परिवर्तन की लहर है। जो छत्तीसगढ़ हम किसानों को 31 रुपया दिए, वो वहाँ देने का मैनिफेस्टो है। जो माताओं बहनों को हमने यहाँ 1000 रुपया दिया, वहाँ पर हम 2080 रुपया देने का वादा किया है। वृद्धाजन को 3000 रुपया पेंशन देने की बात की है। तो बहुत सारे योजनाएं हैं। लोगों को नौकरी देने का बात की है, लोगों को रोजगार देने की बात की है। इस समय परिवर्तन है और परिवर्तन ही परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन है। इतना बड़ा दायित्व आपको दिया गया था और अब देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। कितना संघर्ष भरा रहा उड़ीसा में प्रचार प्रसार करना? संघर्ष तो इस समय पहुंचता, सभी कार्यकर्ता जी जान दे के लगे हैं, क्योंकि उनको मोदी जी का जो वादा है 400 पार, और मोदी इस बार उसको पूरा करना, इसलिए सब लगे हैं। मैं सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जी जान से लगा। हमारे साथी लोग भी यहाँ से प्रचार के लिए, उनको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यानी कि मोदी की गारंटी पर भरोसा नजर आ रहा है उड़ीसा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। पुरंदर भैया जिंदाबाद। उत्तर से विधायक पुरंदर मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि उड़ीसा में जब उन्हें चुनावी सह प्रभारी बनाया गया तो जनता का क्या कुछ रुख था। एक तरफ देखा जाता है कि लोकसभा में जो है कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी कारगर साबित होती नजर आ रही है पूरे देश में, और उड़ीसा में भी जनता का रुख देखा जा सकता है कि मोदी की गारंटी की ओर है। वहीं अगर विधानसभा की बात की जाती है तो देखा जाता है कि नवीन पटनायक को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि इनका कहना है कि अब परिवर्तन की लहर आ चुकी है और जनता परिवर्तन के मूड में है। देखने वाली बात यह है कि जब चुनावी निष्कर्ष आते हैं तो उड़ीसा में किसकी सरकार बनती नजर आती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री अंजना सुखानी ने कहा कि इंदौर में उनकी शूटिंग चल रही है और छुट्टी के दिन उन्हें बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा के पास आने का मौका मिला, ये उनके लिए खुशी की बात है। आपको बता दें कि अभिनेत्री अंजना सुखानी लगभग 20 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अभी वो एक नई सीरीज के लिए काम कर रही हैं, जिसकी शूटिंग के लिए वो इंदौर आई थी। मौका था कि हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो छुट्टी के मौके पे यहाँ पर आने का एक ऑनर है मेरे को यहाँ आना। और बाबा से क्या मांगा, वो बाबा और मेरे बीच की बात है। बट यहाँ आते ही इसलिए लग रहा है कि रोकते खड़े हो गए और मन नहीं कर रहा था कि वहाँ से उनसे नजरें हटे हुई थी। बट दर्शन सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने इतना प्यारा दर्शन कराया है। अभी तक कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब आगे क्या प्लान है? आई थिंक 20 फिल्में तो की होंगी डेफिनेटली, अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अभी हम एक नया सीरीज शूट कर रहे हैं यहाँ पे, जो सोनी लिव के लिए है, राजश्री का प्रोडक्शन है ये। तो उसी के सिलसिले में इंदौर आना हुआ और ये हमको चांस मिला कि हम शिव जी के आगे चरण जरा स्पर्श करें। सामाजिक महासंघ जिला झाबुआ द्वारा स्थानीय निजी गार्डन में राष्ट्रवाद, धर्म जागरण और सनातन संस्कारों की पाठशाला का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह पाठशाला 26 मई से 1 जून तक चलेगी। पाठशाला में नई पीढ़ी को राष्ट्रवाद, धर्म जागरण और भारत के सनातन संस्कारों से अवगत कराया जा रहा है, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सकें और समाज को सही दिशा में ले जाएं। पाठशाला के एक सत्र को जिले के पुलिस कप्तान पदम विलोचन शुक्ल द्वारा भी संबोधित किया गया, जिसमें कि उन्होंने बच्चों को झूठ न बोलने की हिदायत दी और बताया कि सच बोलोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। सामाजिक महासंघ के अध्यक्ष श्री नीरज राठौर ने बताया कि विगत 3 सालों से इस पाठशाला का आयोजन हो रहा है। देखिए, पिछले लगभग 3 वर्षों से सामाजिक महासंघ इस तरह के आयोजन करता आया है। राष्ट्रवाद, धर्म जागरण एवं सनातन संस्कारों की पाठशाला। हम देखते हैं कई बच्चे बिगड़ जाते हैं घर परिवारों में, उन्हें संस्कार नहीं मिल पाते हैं, बातचीत के लहजे बिगड़ जाते हैं, घर परिवार उजड़ रहे हैं। इस प्रकार से जब हमने विचार किया, बैठ के चिंतन किया सामाजिक महासंघ के सभी साथियों ने, तो हमें 3 वर्ष पूर्व ये पाठशाला लगाने का निर्णय लिया। अभी ये 3रा वर्ष है
अभी 26 मई से 1 जून तक ये 7 दिनों तक ये पाठशाला रहेगी। झाबुआ के विभिन्न समाजों के बच्चे यहाँ आ रहे हैं। हम उन्हें संस्कार के साथ साथ विज्ञान और अन्य जानकारी जो देश विदेश संबंधी जानकारी है वो भी उनको प्रदान कर रहे हैं। खनिजों का अवैध उत्खनन और परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज पुलिस एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा छापेमार कार्यवाही करते हुए 6 पोकलन मशीनें और 17 डंपर जब्त किए गए। साथ ही कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले से किसी भी प्रकार के खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त टीम प्रतिदिन अवैध रेत के भंडारण, अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। इसके साथ ही डंपरों में निर्धारित माप से अधिक रेत परिवहन को रोकने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं अवैध रेत परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई छापेमारी में 6 पोकलेन मशीन, 17 डंपर जब्त संयुक्त टीम लगातार कर रही है। कोरबा में 29 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर जिले की ग्राम पंचायतों में महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस मौके पर कलेक्टर अजीत वसंत और जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा ने हथेली में लाल निशान बनाकर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंध का संदेश दिया। साथ ही जनपद पंचायत कटघोरा के ग्राम पंचायत बाता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के रथ सहायता समूहों की महिलाओं ने जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीण महिलाओं को मासिक धर्म और स्वच्छता की जानकारी दी। बीज और उर्वरक का अग्रिम उठाव के लिए और कृषकों को प्रोत्साहित करने कलेक्टर ने कृषि एवं संबंधित विभाग की बैठक ली। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कृषि एवं कृषि संबंधित विभाग, जिला सहकारी बैंक, जिला विपणन अधिकारी, उप पंजीयक सेवा सहकारी समिति की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि समितियों में खाद बीज का अग्रिम उठाव के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करें। कलेक्टर गौरव सिंह ने बाढ़ से बचाव के लिए की तैयारियों को लेकर समीक्षा की और कहा कि अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को बाढ़ जैसे आपदा का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करें और कहा कि बारिश से पहले ही नालों की साफ सफाई करें। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आनंद नगर स्थित लाइब्रेरी और आनंद समाज चाचनालय का निरीक्षण किया और इस दौरान आपको बता दें कि कलेक्टर ने लाल बहादुर शास्त्री लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था और अन्य उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों से चर्चा कर उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने निर्माणाधीन शास्त्री बाजार परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कार्य को लेकर समीक्षा की और तय समयावधि के कार्य पूरा करने में निर्देश भी दिए। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट के शेष निर्माण कार्य जून महीने तक पूरा करें, साथ ही दुकानों के आवंटन की कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा भी उनके साथ मौजूद रहे। खबर भिंड से है, जहां मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गोली मार दी है। बता दें कि आरोपी ने घर में घुसकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद आरोपी ने युवती को जान से मार देने की धमकी भी दी थी और मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी सौरभ कुमार को कड़ी कार्यवाही की निर्देश दिए हैं और एसडीओपी सौरभ कुमार के निर्देशन में मालनपुर थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस द्वारा दबिश दिए जाने पर आरोपी और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग में थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय ने आरोपी को गोली मार दी, जिसके बाद गोहद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोपी का इलाज जारी है। दिन आपको जो है युवती के साथ दुष्कर्म की सूचना जो है पुलिस को मिली। तुरंत जो होता है इस संदर्भ में युवती के बेहतर इलाज के लिए जो होता है उसको सीएचसी को होता है, उसके बाद जो है ग्वालियर में जो है उसके बेहतर इलाज के लिए उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया कि उसकी स्थिति स्टेबल हो और खतरे से बाहर हो। साथ ही साथ जो है युवती के परिजन की रिपोर्ट पे जो है धारा 376 की जो होता है एक आरोपी के विरुद्ध जो होता है
अपराध पंजीबद्ध किया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एसपी महोदय ने जो होता है हम लोगों को विशेष निर्देश दिए कि आरोपी की जल्द से जल्द धरपकड़ की जा सके और तुरंत जो होता है इसी दौरान जो है आरोपियों की तलाश के दौरान ही जो है मुखबिर के द्वारा सूचना रात्रि को मिली देर रात्रि में कि जो है आरोपी की जो है एक हथियार के साथ देखा गया है मालानपुर औद्योगिक क्षेत्र में जो हिमालय फैक्ट्री के आसपास। नर्मदा क्लब से घर की ओर आ रहे एक व्यक्ति की स्कूटी में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने आग को देखकर तत्काल पानी डालकर आग बुझाई। स्कूटी सवार नवल किशोर यादव ने बताया कि वो अपने काम से घर वापस जा रहे थे, फिर अचानक गाड़ी का हैंडल एकदम से गर्म हुआ और धुआं निकलते हुए आग लग गई। नवल किशोर ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। वहीं गनीमत यह रही कि आसपास के लोगों ने तत्काल गाड़ी पर पानी डालकर आग पर काबू पाया। चलते जो है ना हाथ में जैसे ही गरम लगा हैंडल इधर पे एक्सीलेटर के पास, मैंने रुक के देखा तो एकदम से धुआं और आग जैसे निकलने लगा। सर्किट टच हो गया और शॉर्ट सर्किट हो गया होगा कुछ। कौन सी गाड़ी आप? एक्टिवा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।